रोशनी के शहर में जब साए सवाल बनने लगे तो समझ लीजिए कोई राज खुलने वाला है। नगर निगम की महत्वाकांक्षी एक योजना है बरेली में जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आती है। उसको लेके तमाम अनियमितताओं की शिकायत हुई है, भ्रष्टाचार की शिकायत हुई है, लापरवाही की शिकायत हुई है और ये शिकायत लाखों या हजारों में नहीं करोड़ों और अरबों में है। ये शिकायत किसने की है उनसे हम मिलवाएंगे आपको। उससे पहले समझ लेते हैं कि तकरीबन 14,000 स्क्वायर मीटर में नगर निगम ने एक प्रोजेक्ट बनाया है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत। उस प्रोजेक्ट को लेकर ये सवाल खड़े हैं क्योंकि वो प्रोजेक्ट छोटे व्यापारियों के लिए फूड कोर्ट के नाम से बनाया गया था। फूड कोर्ट ना बनकर अब ये कौन सा कोर्ट बना है इस बात को समझेंगे और ये भी समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पर अब कौन काबिज होगा, किसका वर्चस्व स्थापित होगा, क्योंकि इस समय मौजूदा वक्त में जब हम चल रहे हैं, इस मौजूदा समय में वर्चस्व उसी का स्थापित होता है जिसके पास पैसा है, यानी कि उद्योग है, उद्योगपति हैं। वो किस तरीके से पूरे के पूरे सिस्टम को हाईजैक करे हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ राजकुमार मेहरोत्रा जी हैं जिन्होंने ये कई शिकायतें की हैं। उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं राजकुमार मेहरोत्रा जी। इन्होंने तमाम विभागों में शिकायतें की हैं। नगर निगम में शिकायत की है, सचिवालय में शिकायत की है, बरेली विकास प्राधिकरण में शिकायत की है, अग्निशमन में शिकायत की है, प्रदूषण विभाग में शिकायत की है। और हैरानी की बात यह है कि सारे विभागों से जो खबर आई है हमारे पास, वो खबर नेगेटिव आई है। मतलब वो जो सिस्टम काम किया नगर निगम का, वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आएगा। हम राजकुमार जी से बात करेंगे और इस पूरे प्रकरण को स्मार्ट सिटी के समझने की कोशिश करेंगे। ये जानेंगे कि इसमें कहाँ पर भ्रष्टाचार है, कहाँ लापरवाही है, या फिर जानबूझकर इस पूरे सिस्टम को हाईजैक किया गया है। सर, ये सबसे पहले फूड कोर्ट से शुरू करते हैं। ये फूड कोर्ट का मामला है क्या? फूड कोर्ट के लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 67 टी शेड की दुकानें और मल्टी लेवल कार पार्किंग का एक प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी बोर्ड ने स्वीकृत करा था, ठीक है। और उसके अंतर्गत एक रामपुर की फर्म को वो ठेका दे दिया गया और ठेका देने के बाद उसने बना भी ली और बनाने के बाद उसको पेमेंट भी हो गया 3 करोड़ 48 लाख, ठीक है। परंतु स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने जिस उद्देश्य के लिए ये फूड कोर्ट बना था, उन स्ट्रीट वेंडरों को दुकानें न देकर इसको पेंडिंग रखे रहा और रखने के बाद उन्होंने एक अपनी मनपसंद निजी फर्म को, जिसका नाम एडटेक एडवर्टाइजर है, मात्र 1 करोड़ 93 लाख रुपए में 11 से 14 हजार वर्ग मीटर जमीन दे दी कौड़ियों के भाव। पहला इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है, और दूसरा उन्होंने उसको इस बात की परमिशन भी दे दी कि वो उसका जो 3 करोड़ का जो स्ट्रक्चर है उसका मलबा भी वो ले जाए। अच्छा, मैं रोक रहा हूँ आपको बीच में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नगर निगम ने जब ये प्रोजेक्ट टेक ओवर किया था किसी कंपनी को बनाने के लिए, उस कंपनी ने बनाया और बनाकर वो रामपुरी कंपनी साइड हो गई, वो क्लोज कर दिया उसने प्रोजेक्ट को। उसके बाद नगर निगम ने ये, आप जो जैसा बता रहे हैं कि एडटेक नाम के कंपनी को नगर निगम ने दे दिया, तो जो स्ट्रक्चर बना था, जो उसकी आर्किटेक्चरल डिजाइन थी, उसी के आधार पर दिया। ये कंडीशन होती है कि उसको चेंज कर सकता है वो आर्किटेक्चरल को, या नहीं? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था, इसमें आधा हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार का था और आधा राज्य सरकार का था। ना तो इसमें राज्य सरकार से अनुमति ली गई, ना ही केंद्र सरकार से ली गई, और ना ही जिस बोर्ड ने स्वीकृत करा था उस बोर्ड के समक्ष रखा गया। और इन्होंने अपनी मनमर्जी से 4 अधिकारियों ने मिलके उसको एडटेक को दे दिया। और एडटेक को देने के बाद जो उसमें अनियमितताएं हुई वो ये हुई कि एक छोटा व्यापारी या छोटा सा कोई अगर 2 दुकानें भी बनाता है तो उसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अग्निशमन और बीडीए से स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
परंतु इतना बड़ा व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, शिकायतों के बावजूद बदस्तूर निर्माण कार्य जारी है और वहां पे एडटेक का एक शोरूम भी खुल गया। मेरी एक शिकायत जो कि शासन में से आई थी, उसमें हमारे स्मार्ट सिटी के सीईओ ने ये कह दिया कि मेरा कथन भ्रामक है, निराधार है, कैमरा झूठ नहीं बोलता। और अग्निशमन विभाग ने जो रिपोर्ट दी है उसमें माना है कि फ्रंट पे जूडियो है, जी। ठीक है ना। और दूसरा, ना तो इन्होंने अग्निशमन विभाग को कोई कागज उपलब्ध कराए अनुरोध करने के बाद, और ना ही फायर की कोई वहां पे व्यवस्था है, बल्कि उसमें ये तक है कि एक मंजिल उतरने के लिए सिर्फ एक स्टेयर है। एक स्टेयर से अगर कभी भगदड़ मचेगी तो कहाँ गिरेगा आदमी? पहला। अच्छा, ये जानकारी के लिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं है हमारे सिस्टम में कि कोई बिल्डिंग अगर नगर निगम के दायरे में आती है और नगर निगम उसकी मालिक है, तो नगर निगम नक्शा पास करेगी, वहाँ प्राधिकरण नक्शा पास नहीं करेगी, उसका प्राधिकरण के अधीन नहीं है, मतलब नगर निगम ये बात कह सकता है कि हमारे अधीन है, हम पास करेंगे? पहली बात तो ये है कि नगर निगम अधिनियम की धारा 159 के अनुसार नगर आयुक्त बगैर नगर निगम बोर्ड से स्वीकृति के कोई भी जमीन ना किराए पे दे सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना लीज पे दे सकते हैं। यहाँ पे इस प्रावधान का भी इन्होंने उल्लंघन करा और उल्लंघन करने के बाद उसको दे दिया, ना इन्होंने बोर्ड में लाए ना कुछ करा। और उसके बाद वो यूं कि नगरायुक्त महोदय का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और क्या नाम आपका बीडीए में शिकायत करने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इसके विपरीत अभी कुछ दिन पहले आवास विकास ने राजेंद्र नगर में उन मकानों पे जो जिन्होंने एक एक दुकान बना ली है उनको डिसमेंटल के लिए ऑर्डर दे दिए। अगर भविष्य में आएगा तो जिन दुकानदारों ने लाखों रुपए पकड़ी पे और किराए पे दुकानें ली हैं, उनकी क्षति की पूर्ति कौन करेगा? हाँ, उनसे भी हम लोग ये बात करेंगे। और ये बात तो हम खुद देख रहे हैं कि बहुत छोटी छोटी दुकानें, बहुत छोटे छोटे मकान जो प्राधिकरण से पास नहीं है, एनओसी नहीं है उनके पास, वो तोड़े जाते हैं, गिराए जाते हैं करोड़ों रुपए के। लेकिन बहुत बड़े बड़े, क्योंकि आप व्यापार मंडल से जुड़े हैं राजकुमार जी, तो मुझे आपको याद दिलाऊं तो बरेली में कई ऐसे बहुत बड़े प्रतिष्ठान हैं दसियों करोड़ रुपए के, जिन पर अभी भी या तो नजर नहीं गई है शासन प्रशासन की, या फिर उसको नजरअंदाज कर दिया गया। राजेंद्र नगर में आईवीआरए के सामने मेरी जानकारी के अनुसार आईवीआरए के सामने एक कॉम्प्लेक्स था जो अवैध था जी, जिसमें कि शायद एटीएम वगैरह भी थे और भी थे, करीब 30-40 दुकानें थी। 40 दुकानें। उसको क्या नाम आपके विकास प्राधिकरण ने अवैध घोषित कर उसको गिरवा भी दिया। तो मेरा कहना ये है कि अगर भविष्य में ये तो अवैध है जी, आज ये अफसर हैं, आज चले जाएंगे, कल को दूसरा अफसर आता है, मान लीजिए, कानून तो कानून है, कानून को कोई बदल नहीं सकता। अगर वो ये कहता है कि अवैध है तो उन दुकानदारों का क्या होगा जिन्होंने इसमें दुकानें ली हैं करोड़ों रुपए खर्च करके? हमारा प्रश्न ये है। दूसरी बात, ये हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की उस भावना के विपरीत है जिस भावना से उन्होंने 10-10 हजार रुपए छोटे व्यापारियों को बगैर क्या नाम जमानत के और बगैर इंटरेस्ट के लोन दिलवाया था। उनका सिर्फ उद्देश्य यही था कि इन जो रेहड़ी वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर, वो अपना कारोबार कर सकें। एक तरफ तो उनका उद्देश्य ये था और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये 67 दुकानें बनाई गई थी, मगर अधिकारियों ने मिली भगत कर निजी कॉम्प्लेक्स बना दिया। और मैं तो समझता हूँ कि ये मुख्यमंत्री के जो प्रोजेक्ट हैं उनको फेल करने का प्लान। ये तो मतलब हमें लग रहा है कि मतलब सरासर तानाशाही कि एक प्रोजेक्ट बनाया गया जो टीन शेड डालने थे, टीन शेड की दुकानें बनानी थी, और वहां पे टीन शेड की दुकानें बनाकर उस ठेकेदार के हैंडओवर भी कर दी गई। उस ठेकेदार ने उसे पूरा तोड़ के दोबारा एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। टीन शेड की दुकानें बनी थी गरीब लोगों के लिए,
अब वो गरीब लोग तो ले नहीं पाएंगे उस कॉम्प्लेक्स में, उसमें जूडियो जैसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, वो तो अब तो वो चीजें करोड़ों में चली गई। तो वो टीन शेड इसको लेके मतलब किसी अधिकारी के अभी तक जहन में बात नहीं आ रही है, आपको क्या लग रहा है कि अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं, कोई राजनीतिक कारण है इसके पीछे? नहीं, कोई राजनीतिक कारण नहीं है। सिर्फ मैं ये मानता हूँ कि आईएएस लॉबी जो है आईएएस के खिलाफ नहीं जाती है। मतलब एक आईएएस ने अगर कोई आदेश कर दिया तो दूसरा आईएएस उसके खिलाफ नहीं जाएगा, भले ही वो कितना गलत। मतलब ये आपकी अपनी ओपिनियन है? मेरी अपनी निजी विचारधारा है। ये वजह ये अच्छा। है कि अगर ऐसा होता तो अब तक जो है वो हमारे ईमानदार बीसी जो है, बीसी, उस पर कोई ना कोई मैडम तो अभी नहीं आई है, 4 से दिन नहीं आना और कानून का जानकार होना और नियम अनुसार, ऐसा थोड़ी उन्होंने सैकड़ों लोग। तो आपने शिकायत की है बीडीए-वीसी जो अभी सौम्या मैडम आई हैं जो? बार मिल चुका हूँ उनसे, व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूँ। क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि मैं इस पे कोई कार्रवाई करूंगी, ऐसा नहीं कहा, मगर कार्रवाई नहीं हुई। मामला छोटा नहीं है, कई आईएएस इसमें शामिल है, मतलब शामिल से मतलब कई आईएएस के संज्ञान में है। उन आईएएस को मालूम है कि मामला क्या। आपने शिकायत की है कमिश्नर साहब से? शिकायत की है, ठीक है। और अब कहाँ मामला, ये शिकायतें आपकी किस दौर में पहुंची हैं, कौन सी स्टेज पे पहुंची है? एक तो शिकायत मेरी आई है जिसमें कि माननीय कमिश्नर महोदय को जांच दी गई थी। उन्होंने एडिशनल कमिश्नर महोदया को ये जांच दे दी है जो अभी लंबित है। इसके अलावा मेरी जानकारी में ही आया, उन्होंने शासन में भी भेजा था कि शासन से भी कमिश्नर महोदय से इस पे आख्या मांगी गई। ठीक है ना। अब वो किस स्तर पर इस पे कार्रवाई करते हैं। अब मैं इसमें ना थोड़ा सा राजकुमार जी, आपका अनुभव बहुत पुराना है, व्यक्तिगत कुछ चीजें पूछ लेता हूँ मैं। राजनीतिक आपने उथल पुथल भी बहुत देखी है, दशकों की देखी है, व्यापारिक दृष्टि भी आपने देखी है। कई आईएएस आपके सामने आए होंगे, शहर में कई आईएएस गए हैं, आईपीएस गए हैं। पहली दृष्टि में मतलब प्रथम दृष्टया जिसे कहते हैं, क्या लगता है आपको कि ये कहाँ से गड़बड़ हुई है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से है? देखिए एक्चुअली ऐसा है कि स्मार्ट सिटी एक अच्छा प्रोजेक्ट था, मगर यहाँ के अधिकारियों ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क कैसे कर दिया? एक तो यही प्रोजेक्ट आपको दिखा दिया, दूसरा अर्बन हाट है जो कि उन कारीगरों के लिए, उन हुनरमंदों के लिए था कि जो अपनी निजी कला से वहां पे अपने होते, जैसे कि जरी का काम था, दरी का काम था, ये सब था, मगर उसको भी तोड़ दिया गया, कोई अधिकारी नहीं देख रहा, जबकि विकास भवन से बिल्कुल लगा हुआ है वो। ठीक है। तीसरा स्काई बाग चला, करोड़ों रुपए स्काई बाग पे लग गए। तो मेरा मानना ये है कि स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और उस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं। 9 में से 7 सांसद, 7 विधायक बरेली के हैं, वो सॉरी माफ करिए भाजपा के हैं। 9 सांसदों में से जिले में 7 भाजपा के हैं, 1 मंत्री भाजपा के हैं। क्या किसी ने कोई शिकायत कभी आपके साथ मिलकर हाँ में हाँ की है कि हाँ आपने शिकायत जो की ठीक की है शिकायत, और इस शिकायत पे कार्रवाई होनी चाहिए, किसी ने ऐसा कहा अभी तक? नहीं, ऐसा एक्चुअली ऐसा ये जो दौर चल रहा है उसमें अधिकारियों के खिलाफ कोई जनप्रतिनिधि जाने को तैयार नहीं। क्यों है ऐसा? मतलब अधिकारी पूरी सरकार चला रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि अधिकारी से आप कुछ कह नहीं सकते। मैं खुद व्यक्तिगत बताऊं आपको, कई लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमने फलाने विधायक जी से फोन कराया, एसडीएम को कराया था, तहसीलदार को कराया था, लेकिन काम नहीं हुआ, या फिर हमने पुलिस के काम के लिए इंस्पेक्टर को फोन किया, सीओ को फोन करवाया। तो मतलब ऐसा क्या पहले भी और सरकारों में रहा है कि इस तरीके से जो माननीय है उनकी ना चले, उन्हें कोई पूछे ना? ऐसा नहीं था, जनप्रतिनिधियों की सुनी भी जाती थी और अगर उन्होंने सही बात कह दी तो कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं होता था कि उसकी कोई काट हो जाए। मगर अब क्या कारण है या क्या वजह है ये मैं नहीं कह सकता, मगर वर्तमान स्थिति ये है, ऐसा तो है नहीं कि सारे जनप्रतिनिधि डीडी फोरम की जो शिकायतें हैं इससे पहले भी पेपरों में छपी है, सब कुछ हुआ है और चैनलों पे भी आई है, तो देखा तो हो गई ना। ये लड़ाई कहाँ तक चलेगी बाबू? अब इस लड़ाई को आप कहाँ तक लेके जाओगे? देखिए मेरा तो मानना ही है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलते हैं और
देर है सवेर है, अगर उनकी संज्ञान तक ये मामला पहुंच जाएगा तो इसमें कार्रवाई भी होगी, और अगर उसमें हम विफल हो जाते हैं तो हम अदालत जाएंगे। मतलब इस लड़ाई को आप अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे? देखिए, हमारे पास कोई विकल्प और है नहीं। बाकी हमारी तो सोच यही है, विश्वास भी यही है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उस पर कोई ना कोई कड़ा एक्शन लेंगे। वो यूँ कि जब तक संज्ञान में नहीं आया तब तक अलग बात है, जिस दिन संज्ञान में आ जाएगा हो सकता है आ गया हो। आपकी लड़ाई कुल मिला के ये है कि जो फूड कोर्ट बनना था वो गरीबों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए बनना था, अपना रोजगार कर सकते थे उसमें, जो ना करके उद्योगपतियों को दिया गया। यही एक आपकी लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी लड़ाई ये और जी दूसरा मेरा ये कहने का है कि इसमें जो कुष्ठ रोगी थे उनका भी हक मारा गया। अच्छा, कैसे? हक ये कह के मारा गया कि हम यहाँ पे जो है वो स्ट्रीट वेंडरों के लिए बनाएंगे, और उसको ना बना के या तोड़वा के इन्होंने बड़े लखपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए उस प्रोजेक्ट को दे दिया। तो वो भी कोड़े भी साहब हमारे समाज के अंग है। एक वो अलग बात रही कि उनको भगवान ने पनिश करा है या जो भी करा है, मगर अधिकारियों ने उनसे झूठ बोलकर वो जगह खाली कराई। इसकी भी जांच होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जानकारियां मिली तमाम। कुल मिला के निष्कर्ष ये है, कुष्ठ आश्रम की ये भूमि थी जिसको नगर निगम ने दूसरे ठेकेदारों को दिया, और आपका कहना यह है कि उन ठेकेदारों ने उसका गलत उपयोग करा, गलत तरीके से उपयोग किया, जिसका फायदा गरीबों को नहीं मिला, उद्योगपतियों को उसका फायदा मिला। आप बहुत सरल भाषा में इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमने कोई नई कार खरीदी और नई कार को हमने आरटीओ के मानकों के अनुरूप बनी थी, उस कार को लिया, और खरीदने के बाद हमने उस कार के साथ मनमानी तरीके से चाहे उसकी छत कटवा दी या पहिए कुछ और पड़वा दिए जो कि मानकों के विपरीत था, ऐसा कर दिया, फिर भी वो कार हमारी चल रही है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे ही एक ठेकेदार ने नगर निगम से इस रेडीमेड प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया, बने बनाए प्रोजेक्ट को, इस कंडीशन पे कि इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, और उस ठेकेदार ने उसको सिरे से बदल दिया, और सिरे से बदलने के बाद उसको प्राधिकरण से पास नहीं कराया गया। प्राधिकरण की क्या स्थिति है वो कागज भी हमारे पास है, हम इस वीडियो में वो कागज लगा देंगे, और फायर की एनओसी भी उनके पास नहीं है, और गरीब लोग तो दूर दूर तक उसमें कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत लग्जरी कॉम्प्लेक्स बन चुका है। राजकुमार जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आगे जैसा भी अपडेट होगा। और एक बात और कहना चाहूंगा जी कि डिस्ट्रिक्ट जेल पे एक लाइट एंड साउंड सिस्टम बनाया गया था, आपकी जानकारी में हुआ? लाइट एंड साउंड सिस्टम करीब 14 करोड़ का बनाया गया था। वो प्रोजेक्ट भी इसी परियोजना में इनको दे दिया गया। आज उसका यही नहीं पता है कि वो कहाँ है। तो हम विस्तार से किसी दिन बात करेंगे, फिर इसको लेके विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि बरेली में तकरीबन 3-4 प्रोजेक्ट पे भी हमारी बात हुई। 3-4 प्रोजेक्ट इस तरीके के बने हैं। विशेष तौर पे हम ये कुष्ठ आश्रम की एक जगह है जिसकी बात कर रहे थे, तो जो कुष्ठ आश्रम के लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, ऊपर वाले की मार झेल रहे हैं, उस जमीन को भी आपने बताया कि इन लोगों ने नहीं छोड़ा, वो भी भ्रष्टाचार की शिकार हो गई है कहीं ना कहीं। आगे ही लड़ाई कहाँ तक पहुंचेगी उसका भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, और इस तरीके के किसी भी भ्रष्टाचार से अगर आप अवगत हैं और आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ख़ास करके इस लैंड के बारे में जिसके हम बात करें, इस प्रोजेक्ट के बारे में, फूड कोर्ट के बारे में, इसमें कहीं कोई अनियमितताएं हैं या कुछ आपको लगता है तो हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गरीबों का हक दिलाना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ।